भारत के चुनावी राजनीति के इतिहास में बहुत सारे चुनाव ऐसे हुए हैं जिनका इतिहास के पन्नों में आज भी जिक्र होता है। प्रजातांत्रिक प्रणाली में निर्वाचन एक बहुत ही पवित्र प्रक्रिया है और उससे गुजरकर किसी भी सदन में पहुंचना होता है, सत्ता प्राप्त करनी होती है, विधायक बनना होता है, सांसद बनना होता है। ऐसे तमाम चुनाव आपके जहन में होंगे। अगर आप राजनीतिक सूझबूझ रखते हैं और समझबूझ थोड़ी भी रखते हैं, राजनीति में थोड़ी भी दिलचस्पी रखते हैं, तो आपको देश में विधानसभा लोकसभा के ऐसे तमाम चुनाव याद होंगे जो बाकी चुनावों से हटकर थे, जिनका रोमांच बाकी चुनावों से ज्यादा था। ऐसे ही एक चुनाव के बारे में मैं आपको आज बताने जा रहा हूं। आज की मेरी ये स्टोरी आंध्र प्रदेश के चुनाव पर है, जहां पर आगामी 13 मई को विधानसभा और लोकसभा दोनों चुनावों के लिए मतदान होना है। ये चुनाव इतना रोमांच से भरपूर है और ये चुनाव अलग तरह का इतिहास लिखने जा रहा है। ये चुनाव अलग तरह की एक इबारत लिखने जा रहा है। और आज की मेरी इस स्टोरी में पात्र तो बहुत हैं। आज की मेरी इस स्टोरी में अलग अलग किरदार हैं, उसमें राजनेता हैं, अभिनेता हैं, लेकिन आज की मेरी इस स्टोरी की एक मुख्य किरदार पुराने जो अविभाजित आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं दिवंगत वाईएसआर रेड्डी की बेटी वाईएसआर शर्मिला रेड्डी मुख्य किरदार हैं। और आप ये समझ रहे होंगे कि आखिर वाईएसआर शर्मिला ने ऐसा क्या किया कि जो आज पूरी स्टोरी के फोकस में वही रहेंगी। लेकिन मैं इस पूरी स्टोरी में, जब आप मेरे साथ इस पूरी कहानी में सहयात्री बनकर चलेंगे, तो मैं आपको जब बताऊंगा तो आप वाकई मेरी इस बात से कन्विंस होंगे कि आंध्र प्रदेश के लोकसभा और विधानसभा चुनाव की जो एक मेन किरदार है आज की मेरी एक स्टोरी की, तो वो वाईएसआर शर्मिला रेड्डी है। तो आप मेरे साथ बने रहिएगा। मैं आपको शुरू से लेकर अंत तक सारी चीजें बताऊंगा और इस वीडियो को आप आखिर तक देखिएगा, आंध्र प्रदेश की राजनीति को समझने के लिए भी। और एक ऐसी महिला राजनेता को मैं आपको बताने और दिखाने जा रहा हूं जिसका अनुसरण हमारे देश में महिला नेताओं को ही नहीं, पुरुष राजनेताओं को भी करना चाहिए। किस तरह से सिद्धांतों की राजनीति करके, जब उसे लगता है कि सिद्धांतों को ताक पर रखा जा रहा है, स्वाभिमान गिरवी रखा जा रहा है, तो वो अपने भाई को भी छोड़ देती है। जब उसको लगता है विरोधियों ने उसके भाई को घेर लिया है, तब वो पूरी 1900 मील की पैदल यात्रा करके, लोगों से संपर्क करके अपने भाई को तख्त पर बैठा देती है, उसकी सरकार बनवा देती है। तो मैं सारी कहानी आपको बताऊंगा, आप मेरे साथ बने रहिएगा। कौन है वाईएसआर शर्मिला रेड्डी और वो क्या करने जा रही है आंध्र प्रदेश में, और इस चुनाव में उसकी क्या भूमिका रहने वाली है। ये बस 2009 की घटना है। एक हेलीकॉप्टर डिसबैलेंस हुआ, क्रैश हो गया। ये आंध्र प्रदेश की घटना थी और तत्कालीन मुख्यमंत्री वाईएसआर राजशेखर रेड्डी उसमें थे और रेड्डी का निधन हो गया। हेलीकॉप्टर स्क्रैप होने के बाद पूरे देश में एक जो है राजनीतिक घमासान शुरू हो गया और जांचें बिठाई जाने लगी। आखिर ये हेलीकॉप्टर क्रैश कैसे हो सकता है? सिंगल इंजन था, डबल इंजन था। एयरफोर्स ने एक इंक्वायरी बैठाई, नागरिक उड्डयन विभाग ने एक इंक्वायरी बैठाई और इंक्वायरी पर इंक्वायरी बैठती रही, लेकिन वाईएसआर राजशेखर रेड्डी जा चुके थे, उनका निधन हो चुका था। और कई दिनों बाद तक वायुसेना के विमान और उनके हेलीकॉप्टर उन पहाड़ों की उन घने जंगलों में तलाशते रहे, लेकिन सारी कोशिशें नाकाम साबित हुई। आखिर में जाकर जो चीजें मिलनी थी वो मिल गई, लेकिन एक बड़े नेता के युग का वहां अवसान हो गया। अब जब वाईएसआर राजशेखर रेड्डी का निधन हुआ, उसके बाद आंध्र प्रदेश की तब अविभाजित आंध्र प्रदेश था, उसकी राजनीति में एक बड़ा वैक्यूम था। उस वैक्यूम को भरने के लिए जब उनके बेटे वाईएसआर जगनमोहन रेड्डी सामने आए, तो कांग्रेस ने उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया। वो नाराज हो गए। 2012 में उन्होंने कांग्रेस तोड़ दी और कांग्रेस के 18 विधायक और एक सांसद को लेकर के उन्होंने वाईएसआर कांग्रेस अलग से एक राजनीतिक पार्टी का गठन कर लिया। उसी दौरान पहली परीक्षा 2012 में ही उनको देनी थी, तो जो 18 एमएलए उनके साथ गए थे उन्होंने इस्तीफा दे दिया। उन 18 सीटों पर उपचुनाव हुए और इसके अलावा एक जो सांसद की सीट थी उस पर भी उपचुनाव घोषित हो गया। उस समय जगनमोहन रेड्डी का उदय हो रहा था, लोग उनको पसंद कर रहे थे। वाईएसआर के जाने के बाद लोगों को इतना दुख था कि कई लोगों ने आंध्र प्रदेश में आत्महत्या भी कर ली थी वाईएसआर राजशेखर रेड्डी के निधन के बाद। लेकिन उनके बेटे में उनका अक्स देख रहे थे, तो लोग उनके साथ जुड़ते गए। और उनकी मां भी कडप्पा से चूंकि सांसद रह चुकी थी और राजनीतिक थी, तो वो भी लगातार उसकी राजनीतिक यात्रा में साथ चल रही थी। इसी दौरान जगनमोहन की छोटी बहन वाईएसआर शर्मिला रेड्डी एक बहुत ही मजेदार राजनीतिक के तौर पर आगे आ रही थी। तो ये तीनों, माँ, बेटा और बेटी, तीनों के लिए 2012 के जो उपचुनाव थे, 18 विधानसभा, 1 लोकसभा, तो 18 में से 15 विधानसभा सीटें वाईएसआर कांग्रेस जीत गई, जो जगनमोहन रेड्डी ने जिसकी स्थापना की थी।
और एक नई राजनीतिक शक्ति का आंध्र प्रदेश में उदय हुआ। लेकिन कुछ ही दिन बाद जगनमोहन पर करप्शन के आरोप लगे और उनको जेल जाना पड़ा। जेल जाने के उनकी सूरत में माँ बेटी ने पार्टी को संभाला और खास तौर पर उनकी बहन ने पूरी पार्टी को स्थापित कर दिया, उनको संभाल कर रखा और लगातार राजनीतिक रूप से वो बहुत एग्रेसिव तरीके से आगे बढ़ती रही। उपचुनाव में मिली सफलता के बाद उनके हौसले बुलंद थे और जगनमोहन के जेल में जाने को पूरे परिवार ने इस तरह से देखा कि ये राजनीतिक रंजिश के चलते ये फैसला यहाँ की सरकार ने किया है। समय अपनी गति से चल रहा था। इसी बीच में समय बढ़ता गया और 2019 का चुनाव आ गया। पहले 2014 का एक पहला इम्तिहान जिसमें माँ बेटा बेटी तीनों फेल हो गए। उतनी सीटें उनकी नहीं आ पाई जितनी आनी चाहिए थी, सरकार नहीं बना पाए और चंद्रबाबू नायडू मुख्यमंत्री बन गए। 5 साल तक चंद्रबाबू नायडू के खिलाफ राजनीति करके आगे बढ़ते रहे। 2019 में फिर वहां लोकसभा और विधानसभा का एक साथ चुनाव हुआ और बहन ने भाई को मुख्यमंत्री बनाने के लिए 1900 मील की पदयात्रा की और वहां पर एक स्लोगन दिया, बाय बाय बाबू। तो बाय बाय बाबू का मतलब था चंद्रबाबू नायडू, यानी चंद्रबाबू को बाय बाय कहने का वक्त आ गया है। 1900 मील की यात्रा की, लोगों से जनसंपर्क किया, बसें रुकवाकर उसमें बैठकर महिलाओं से बातचीत की, यात्रियों से बातचीत की। एक इतना कनेक्ट लोगों से वाईएसआर शर्मिला ने खुद को कर लिया कि वहां पर एक आंदोलन जैसा दिखने लगा। 2019 के विधानसभा चुनाव में 171 में से 150 या 51 विधानसभा सीटें जगनमोहन रेड्डी की कांग्रेस जीत गई और उसमें सबसे बड़ा हाथ उसकी बहन शर्मिला रेड्डी का था। हालांकि उसकी खुद की मेहनत भी थी, उसकी पार्टी स्थापित की हुई थी, उसकी मां का भी हाथ था, लेकिन उसकी बहन ने जिस तरह से पदयात्राएं निकालकर वहां पर एक बड़ा आधार तैयार किया था, उसकी जीत के पीछे उसी को आधार भी बनाया जा रहा था। भाई को मुख्यमंत्री बनाकर शर्मिला रेड्डी बहुत खुश थी और लेकिन 2019 से करीब 1.5-2 साल पहले परिवार में एक विवाद हुआ और यहां से कहानी एक नया मोड़ ले लेती है। 2019 से पहले उस घटना का मैं जिक्र करूंगा जब विवेकानंद रेड्डी, जो जगनमोहन रेड्डी के चाचा लगते थे, उनकी हत्या कर दी गई और हत्या का आरोप भी परिवार के किसी एक व्यक्ति पर लगा और तब ये भी कहा गया था कि चंद्रबाबू नायडू जो मुख्यमंत्री हैं तो विवेकानंद रेड्डी की हत्या में उनका भी हाथ है। इसको राजनीतिक शिगुफा बना करके जगनमोहन रेड्डी आगे बढ़ रहे थे, सीबीआई जांच की मांग कर रहे थे। लेकिन जब बहन के दम पर भाई को मुख्यमंत्री की गद्दी मिली और बहन ने सीबीआई जांच का सवाल किया चाचा की हत्या के मामले में, तो जगनमोहन रेड्डी ने साफ मना कर दिया और उन्होंने कहा कि अब इसकी सीबीआई जांच की जरूरत नहीं है। तो बहन को पहली पल से लगा कि भाई बदल रहा है, भाई के व्यवहार में बहुत बड़ा परिवर्तन आ रहा है जिसकी उसे उम्मीद नहीं थी। इसके बाद जगनमोहन रेड्डी की जो शासन चलाने की, शासन प्रणाली की रीति और नीति और ये सारी चीजें थी, वो भी उसको पसंद नहीं आई और वो जिन मुद्दों पर चुनाव जीतकर सरकार में आए थे, जिन मुद्दों में पब्लिक का भरोसा लेकर वो शासन में आए थे, उनका भरोसा डिगने की एक वजह होनी चाहिए थी और वो वजह उसकी बहन ने उसको बार बार याद भी दिलाई। लेकिन जगनमोहन रेड्डी और उनकी बहन शर्मिला रेड्डी में मतभेद बढ़ते गए। जिस चाचा के लिए सीबीआई जांच की मांग कर रहे थे, मुख्यमंत्री बनने के बाद उसकी सीबीआई जांच को किस तरह से मना वो कर सकते थे। बहन को नागवार गुजरा और कुछ और मुद्दों पर मतभेद उभरे और बहन ने तकरीबन 2021 में भाई की पार्टी से इस्तीफा देकर तेलंगाना में एक नई पार्टी खड़ी की, वाईएसआर तेलंगाना। कुछ दिन बाद जो कडप्पा से सांसद थी उनकी मां विजय रमन्ना, वो भी अपने बेटे की पार्टी छोड़कर अपनी बेटी की पार्टी में तेलंगाना चली गई और उनकी राजनीति वहीं शुरू हो गई। अभी कुछ दिन पहले वहां पर विधानसभा के चुनाव संपन्न हुए हैं। यहां से एक टर्निंग पॉइंट आता है और भाई के खिलाफ, भाई की मुखालफत करते हुए राजनीति में जिस तरह से वाईएस शर्मिला आगे कदम बढ़ा रही थी, उससे बड़े बड़े राजनीतिक विश्लेषक और बड़े बड़े राजनीतिक पंडित भौचक थे। अब जब ये एक सीन आता है विधानसभा का, तेलंगाना में विधानसभा अभी हाल ही में संपन्न हुए हैं, तो कांग्रेस से वाईएसआर शर्मिला को कांग्रेस में शामिल होने का एक निमंत्रण मिला और उस निमंत्रण में ये कहा गया कि आप आइए और आपको प्रदेश की कमान दी जाएगी। इसी बीच में समझौता हो गया, एक राजनीतिक समझौता हुआ, लेकिन शर्त ये थी कि आंध्र प्रदेश में काम करना होगा, पहले तेलंगाना और फिर आंध्र प्रदेश। इसी दौरान शर्मिला रेड्डी ने अपनी जो पार्टी थी वाईएसआर तेलंगाना, एक निर्णय लिया कि विधानसभा चुनाव में तेलंगाना के वो कोई किसी भी सीट पर प्रत्याशी खड़ा नहीं करेगी और अपनी पार्टी का विलय कांग्रेस में चुनाव के बाद कर देगी। इसका बल मिला कांग्रेस को और कांग्रेस वहां बड़े जबरदस्त तरीके से बहुत बड़े बहुमत से चुनाव जीत गई और रेवंत रेड्डी, जिनकी जीत में शर्मिला रेड्डी की भी बहुत बड़ी भूमिका थी, वहां के चीफ मिनिस्टर बन गए।
अब चूंकि यहां से आगे का सफर शुरू हुआ और वो कांग्रेस में शामिल हो गई, और इसी बीच आंध्र प्रदेश में लोकसभा और विधानसभा के एक साथ चुनाव आ रहे थे, और कांग्रेस में शामिल होते ही उनको कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष भी बना दिया गया। अब चूंकि इस समय क्या स्थिति है, 13 तारीख को मतदान वहां पर होना है, और अभी वहां पर क्या स्थिति बनी हुई है ये भी मैं आपको विस्तार से बताता हूं। अब मैं आपको आंध्र प्रदेश में चुनावी बिसात के तमाम मोहरों के बारे में विस्तार से बताऊंगा, और ये भी बताऊंगा कि आज की मेरी स्टोरी का मुख्य किरदार वाईएसआर शर्मिला रेड्डी क्यों है। और मैंने पिछले जितनी भी स्टोरी आपके सामने रखी है, जितनी भी कहानी एक स्क्रिप्ट आपको सुनाई है आंध्र प्रदेश की राजनीति की, उससे आपको थोड़ा सा समझ में आ रहा होगा कि शर्मिला रेड्डी किस तरह से इस कहानी का मुख्य किरदार हो सकती है। चुनाव तो वहाँ बीजेपी, टीडीपी और जनसेना और तमाम ऐसी पार्टियां हैं जो चुनाव लड़ रही हैं। कांग्रेस लड़ रही हैं और वाईएसआर कांग्रेस लड़ रही है, तो तमाम पार्टियां वहां पर चुनाव लड़ रही हैं। लेकिन मेन किरदार वो क्यों है ये भी मैं आपको अब बताने जा रहा हूं। वहां का चुनावी सीन जो है, चुनावी परिदृश्य कुछ इस तरह से है कि चंद्रबाबू नायडू एक बार फिर मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। अविभाजित आंध्र प्रदेश, और विभाजन के बाद भी आंध्र प्रदेश के 5 साल मुख्यमंत्री रहे, और केंद्र में अटल सरकार में मंत्री रहे चंद्रबाबू नायडू की राजनीतिक महत्वाकांक्षा एक बार फिर हिलोरे ले रही है। 5 साल बिल्कुल राजनीतिक वनवास काटने के बाद अब वो उन्हें लगता है कि बीजेपी और पवन कल्याण जो एक प्रसिद्ध सिनेमा अभिनेता हैं और चिरंजीवी के भाई हैं, उनकी पार्टी जनसेना, उनसे समर्थन मिलने के बाद अब उनको टीडीपी को सत्ता में आने से कोई नहीं रोक सकता। पवन कल्याण की जनसभाओं में उमड़ती युवाओं की भीड़ उनको साहस भी दे रही है और हिम्मत भी दे रही है। उन्हें लगता है कि हम सत्ता तक पहुंच जाएंगे, मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंच जाएंगे। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने वहां प्रदेश की कमान एनटी रामाराव की बेटी डी पुरंदेश्वरी, जो सिने अभिनेत्री भी है, उसके हाथ में सौंप दी है। तो एनटी रामाराव से चंद्रबाबू नायडू का भी बहुत घनिष्ठ रिश्ता है और रिलेशनशिप भी है, एक नातेदारी है, और उनके दामाद भी हैं। तो एक उनकी बेटी भाजपा की अध्यक्ष है और एनटी रामाराव के दामाद चंद्रबाबू नायडू लीड कर रहे हैं और तेलुगु देशम पार्टी के अध्यक्ष हैं। भाजपा है और चिरंजीवी के भाई पवन कल्याण जो सिने अभिनेता है, उनकी जनसेना पार्टी उनके साथ समर्थन में है। और इसके अलावा चिरंजीवी ने भले ही वो कांग्रेस में एक जमाने में रहे हों, लेकिन उन्होंने अपने भाई की पार्टी को, यानी इस टीडीपी, बीजेपी और जनसेना के गठबंधन को समर्थन दे दिया है। चंद्रबाबू नायडू को लगता है कि वो मुख्यमंत्री बन जाएंगे। दूसरी तरफ जगनमोहन रेड्डी अपनी डायरेक्ट बेनिफिशियरी स्कीम को लेकर के आश्वस्त हैं। शायद ही कोई वर्ग, कोई परिवार बचा होगा जहां उन्होंने जो डायरेक्ट बेनिफिशियरी जो स्कीम्स होती हैं उनके माध्यम से किसी के खाते में पैसे भेजे हों, ऐसा शायद ही कोई आंध्र प्रदेश में आदमी बचा होगा। उन्हें लगता है, वो लगातार कह भी रहे हैं कि अगर मैंने आंध्र प्रदेश के लिए कुछ किया है तो आप लोग मुझे सत्ता में फिर से दोबारा लौटाइए और मैं आंध्र प्रदेश के विकास के लिए कुछ और भी करूंगा। लेकिन ये सारी चीजें चुनावी रैलियों में अच्छी लगती हैं, भीड़ उमड़ रही है। जगनमोहन रेड्डी आज भी ऐसा, उसकी उमड़ी हुई भीड़ को देखकर लगता है कि आज भी वो उतने ही लोकप्रिय हैं जितने मुख्यमंत्री बनने से पहले थे। लेकिन जब पिछला चुनाव हो रहा था तो उनकी सारथी बनी थी उनकी बहन वाईएसआर शर्मिला रेड्डी, जो अब उनके साथ नहीं है। अब उन्हें अकेले चुनाव लड़ रहा है, एक बड़ी रणनीतिकार अब उनके साथ नहीं है। तो जगनमोहन रेड्डी दूसरी बार मुख्यमंत्री बनने के लिए पूरे छटपटा रहे हैं। उनका चाहे मुस्लिम प्रेम कहें, चाहे कोई दूसरा प्रेम कहें, वो लोगों से सीधे कनेक्ट हो रहे हैं। लोग उनके मुरीद हैं और ऐसा लगता है कि उनके सामने चुनौती तो है, लेकिन वो काफी एडवांस स्टेज में है। अब बात करते हैं जो कांग्रेस की। कांग्रेस वहां, चूंकि जगनमोहन रेड्डी के अलग होने के बाद कांग्रेस पिछले चुनाव में वहां खाता भी नहीं खोल पाई थी। अब वाईएसआर शर्मिला रेड्डी, जो जगनमोहन रेड्डी की सगी छोटी बहन है, वो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष है और वो कांग्रेस की कमान संभालकर कांग्रेस के कमांडर के तौर पर वहां चुनाव लड़ रही है। उसके दो चीजें हैं, एक तो उसको राज्य में विधानसभा जिताने की जिम्मेदारी कांग्रेस ने दी है और ऐसा लगता है कि अगर कांग्रेस वहां जीतती है तो वो मुख्यमंत्री बनेगी। दूसरा, वो पुश्तैनी सीट कडप्पा से चुनाव भी, लोकसभा का चुनाव भी लड़ रही है और वो अपने भाई से लगातार इस बात को पूछ रही है कि जब विवेकानंद रेड्डी की हत्या हुई थी, जब आप सीबीआई जांच की मांग कर रहे थे, तो मुख्यमंत्री बनने के बाद आपने क्यों सीबीआई जांच की मांग मंजूर नहीं की? और जिसको कडप्पा से आपने लोकसभा का चुनाव का टिकट दिया है, वो भी उस पूरी आपराधिक घटना में शामिल था, उसको ये टिकट यहाँ पर क्यों दिया गया? ऐसे तमाम सवाल शर्मिला रेड्डी खड़े कर रही हैं जगनमोहन रेड्डी के खिलाफ। जगनमोहन रेड्डी का यह आरोप कि कांग्रेस में शर्मिला को चंद्रबाबू नायडू ने भेजा है, तो वो अपने भाई की मानसिक स्थिति पर हंसती हैं और उनको लगता है कि वो सार्वजनिक तौर पर कहती भी कि मेरे भाई ने मानसिक संतुलन खो दिया, मुझे उनकी मनोस्थिति की बहुत चिंता है। मुस्लिमों में भी वो काफी लोकप्रिय हैं और मुस्लिमों को बहुत ढंग से वो समझाती भी हैं।
చేశారు. రాజశేఖర రెడ్డి గారు ముస్లింల కోసం చేసిన మేలుకు ముస్లింలు కూడా రాజశేఖర రెడ్డి గారిని నెత్తిన పెట్టుకున్నారు, గుండెల్లో పెట్టుకున్నారు. ఎప్పుడు ఓట్లు వస్తే అప్పుడు రాజశేఖర రెడ్డి గారికే ఓట్లేశారు ముస్లిం భాయ్యో और బహనో. ఇందుకు రాజశేఖర రెడ్డి బిడ్డ మరొక్కసారి శిరస్సు వంచి చేతులు జోడించి కృతజ్ఞతలు చెప్పుకుంటుంది ముస్లిం సోదరులందరికీ. కానీ గమనించాల్సిన విషయం ఏమిటి అంటే రాజశేఖర రెడ్డి గారు బీజేపీ పార్టీకి వ్యతిరేక. రాజశేఖర రెడ్డి గారు ముస్లింలను ఎంత ప్రేమించారో బీజేపీ పార్టీని అంత ద్వేషించారు. ఎందుకంటే బీజేపీ పార్టీ ఒక మతతత్వ పార్టీ కాబట్టి. బీజేపీ పార్టీ మతం పేరుతో చిచ్చు పెడుతుంది, ఆ మంటలో చలి కాచుకునే పార్టీ బీజేపీ పార్టీ. బీజేపీ పార్టీకి తెలిసిన రాజకీయం వల్ల ఒక మతాన్ని అవమానించాలి, ఇంకో మతాన్ని రెచ్చగొట్టాలి. ఇదే బీజేపీకి తెలిసిన రాజకీయం. కానీ రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఈ బీజేపీ పార్టీని అడుగడుగునా వ్యతిరేకిస్తూనే వచ్చారు. బీజేపీ పార్టీ గోద్రా విషయంలో చేసిన ముస్లింలకు చేసిన అన్యాయంలో రాజశేఖర రెడ్డి గారు పదే పదే ఎత్తి చూపిన నాయకుడు రాజశేఖర రెడ్డి గారు. కానీ రాజశేఖర రెడ్డి గారి కొడుకు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు, మరి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు బీజేపీ పార్టీకి ఎందుకు బానిస అయ్యారో ముస్లిం సోదరులకు సమాధానం చెప్పాల్సిన అవసరం ఉందా లేదా? గోద్రా విషయంలో ముస్లింలను ఉతికి ఆరేస్తే మణిపూర్ విషయంలో మరి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు మైనారిటీల మీద జరిగిన అన్యాయానికి, దాడులకి, ఆ హత్యలకి కనీసం నోరైనా విప్పారా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అని అడుగుతున్నాం. మరి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఆశయాలను కాపాడుతున్న వాడు ఎలా అవుతాడు? రాజశేఖర రెడ్డి గారి వారసులు అని చెప్పుకుంటున్న జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు మరి కనీసం రాజశేఖర రెడ్డి గారి మాటకు కూడా ఆయన విలువగా ఇవ్వకపోతే మరి రాజశేఖర రెడ్డి గారి ఆశయాలను నిలబెట్టిన వాడు అవుతాడో లేదో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ముస్లిం భాయో బహనో సబ్కో సోచనా చాహియే. ఈ రోజు మేము చెప్తున్నాం, జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ముఖ్యమంత్రి కావటానికి ఇదే ముస్లిం ప్రాంతాలకు వచ్చారు. వచ్చి ఎన్ని వాగ్దానాలు చేశాడు జగనన్న గారు? జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు చేయని వాగ్దానం ఉందా? ఇమామలకు 15,000 జీతం ఇస్తామని చెప్పారు. ముస్లింలు ఎవరన్నా చనిపోతే ప్రమాదవశాత్తు బీమా కోసమని 5 లక్షల రూపాయలు ఇస్తామని చెప్పారు. ముస్లిం బిడ్డల పెళ్లిలైతే 1,00,000 రూపాయలు ఇస్తామని చెప్పారు. ముస్లిం బిడ్డలు ఫారెన్ వెళ్లి చదువుకోవాలంటే 5 లక్షలు ఇస్తామని చెప్పారు. ముస్లిం బ్యాంక్ అని చెప్పారు. ముస్లింల కోసము రిజర్వేషన్ బేసిస్ లో నామినేటెడ్ పోస్టులకు కూడా అవకాశం కల్పిస్తామన్నారు. ఒక్కటంటే ఒక్క మాటైనా నెరవేర్చారా ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు? ముస్లింల కోసం ఇచ్చిన మాటలలో ఒక్కటంటే ఒక్కటి కూడా నెరవేర్చలే. ఈ రోజు కాంగ్రెస్ పార్టీ ముస్లింలను ఆదరించే పార్టీ. ఈ రోజు కాంగ్రెస్ పార్టీ ముస్లింల పక్షాన, మైనారిటీల పక్షాన, క్రిస్టియన్ల పక్షాన అట్టడుగునున్న ప్రతి వర్గానికి అండగా నిలిచిన ఏకైక పార్టీ కాంగ్రెస్ పార్టీ. బీజేపీ పార్టీ ఎంత అన్యాయం చేస్తున్నా కూడా, బీజేపీ పార్టీ మైనారిటీల విషయంలో అయితేనేమి, మన రాష్ట్రం విషయంలో అయినా కూడా మనకు ఎంత అన్యాయం చేసినా కూడా ఒక పక్క జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు, ఒక పక్క చంద్రబాబు గారు ఇద్దరు బీజేపీ పార్టీకి బానిసలయ్యారు. ఈ రోజు ఇద్దరికి పెద్ద తేడా లేదు, ఇద్దరికి పొత్తులున్నాయి, దొందే ఇద్దరు బీజేపీ పార్టీకి బానిసలైపోయారు. ఎందుకు అని అడుగుతున్నాం. బీజేపీ పార్టీ మన రాష్ట్రానికి ఏం చేసిందని బానిసలయ్యారు వీళ్ళు ఇద్దరు అని అడుగుతున్నాం. రాజశేఖర రెడ్డి గారు, వివేకానంద రెడ్డి గారు ఎంపీలుగా పనిచేశారు. మీ అందరికీ తెలుసు, వాళ్ళ నాయకత్వంలో ప్రజలు ఎంత బాగుపడ్డారో మీకు తెలుసు. మళ్ళీ అలాంటి యుగం तो ये चुनाव भारतीय लोकतांत्रिक और चुनाव प्रणाली का एक बहुत ही अहम चुनाव होने जा रहा है। आंध्र प्रदेश का चुनाव एक अलग तरह की एक इबारत लिखने जा रहा है लोकतंत्र में। इस तरह का चुनाव जहां भाई और बहन एक एक दल के कमांडर के तौर पर आमने सामने भिड़े हों। जिस बहन ने 2019 में अपने भाई को सत्ता दिलवाई हो, वही सत्ता से बेदखल करने के लिए अड़ी हुई है, उसका तख्ता पलट करना चाहती है। तो वाईएसआर शर्मिला के पास ऐसा क्या है कि जो अपने भाई को सत्ता से बेदखल कर सकती है? बीजेपी, टीडीपी और जनसेना जितनी भी ये पार्टियां हैं उनको सबको हरा सकती है। वो उसमें एक राजनेता के भीतर जो जन संपर्क करने की, जो लोगों को कनेक्ट करने की जो क्षमता होती है वो है, जो 2019 में उसने साबित किया। उसमें वो क्षमता है कि किस दल को कब कहां जिताना है। उसने तेलंगाना में ये साबित किया कि अपनी पार्टी को चुनाव नहीं लड़ाने के पीछे कांग्रेस को जिताने का मकसद था, वो अपने मकसद में कामयाब हुई और वो जा रही है, घर घर जा रही है। फिर पदयात्रा पर निकली है। 2019 की पदयात्रा अपने भाई को सत्ता में बैठाने के लिए थी, मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाने के लिए थी, लेकिन इस बार की पदयात्रा अपने भाई को मुख्यमंत्री की कुर्सी से उतारने के लिए है। ये एक अजीब व गरीब लोकतांत्रिक किस्सा है और ये किस्सा कोई नहीं है, डॉक्यूमेंटेड होगा, ये इतिहास में लिखा जाएगा। जब आगे आने वाले पीढ़ियों में आंध्र प्रदेश के चुनाव को लोग पढ़ेंगे तो वो वाकई ये कहानी उनके लिए रोमांच से भरपूर होगी। शर्मिला रेड्डी बहुत मेहनती हैं, महिलाओं में बहुत ही लोकप्रिय हैं और अपने भाई पर लगातार वो सवाल भी उठा रही हैं। अपने भाई पर ही नहीं, बीजेपी पर, टीडीपी पर वो तमाम तरह के सवाल खड़े कर रही हैं।
वो कहती हैं कि यहाँ रोजगार चाहिए, प्रोजेक्ट्स चाहिए, परियोजनाएं चाहिए, इंडस्ट्री चाहिए, विकास करवाना है, तो इन दोनों दलों को हरा दीजिए। उधर जगन मोहन रेड्डी कहते हैं कि अगर मैंने कुछ किया हो तो आप मुझे वोट दीजिए, अन्यथा मत दीजिए। इधर तेलुगु देशम पार्टी के चीफ चंद्रबाबू नायडू एक आखिरी उम्मीद लिए इस चुनाव में फिर से मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। चंद्रबाबू नायडू ने भी आंध्र प्रदेश के लिए कम नहीं किया। एक जमाने में जब लोग कंप्यूटर पर लिखना जानते नहीं थे, लिखने की हिम्मत नहीं करते, तब उन्होंने अपनी प्रणाली को पूरी तरह से कंप्यूटरीकृत कर दिया था। उस जमाने में उनको आईटी मैन के नाम से पूरा देश जानता था। तो लेकिन फिर वो लगातार हार के बाद हार झेलते रहे और वो उनका राजनीतिक वनवास काफी लंबा हो गया। पिछले 2014 के अगर चुनाव को छोड़ दे, वो लगातार हारते रहे। लेकिन इस चुनाव में अब आप समझ गए होंगे कि शर्मिला रेड्डी मेरी आज की इस स्टोरी का मुख्य किरदार क्यों है। इसलिए है कि अपने दम पर भाई को सत्ता में बैठाने वाली बहन इस बार अपने ही दम पर अपने भाई को सत्ता से बेदखल करने के लिए सड़क पर उतर पड़ी है। ये कहानी हमेशा याद रखी जाएगी। लोकतंत्र में मैंने कहा अनेक ऐसे चुनाव हैं जिनको याद रखा जाता है और ये चुनाव भी हमेशा याद रखा जाएगा। आंध्र प्रदेश चूंकि उत्तर भारत का राज्य नहीं है, इसलिए उत्तर भारत में आंध्र प्रदेश में क्या चल रहा है बहुत कम लोग जानते हैं। मेरी आप इस स्टोरी को देखिए और आंध्र प्रदेश के चुनाव में आपकी दिलचस्पी जरूर बढ़ेगी। और ये एक ऐसा चुनाव होने जा रहा है, शर्मिला रेड्डी को मैं फिर कहूंगा, वो एक ऐसी राजनेता है जो सिद्धांतों से समझौता नहीं करती, स्वाभिमान को गिरवी नहीं रखती। और अगर उसने सिद्धांतों की परवाह की, उसूलों को अपने गिरवी नहीं रखा, स्वाभिमान को गिरवी नहीं रखा, अपने भाई को 2021 आते आते उस भाई को छोड़ दिया जिसको 2 साल पहले 2019 में मुख्यमंत्री बनाया था। और वो एक वाक्पटु है, बहुत तेजी के साथ बोलती है, बहुत लोगों को सरल भाषा में समझाती है, कन्विंस करती है। और उसने जब अपने भाई को छोड़ दिया तो आप समझ लीजिए सिद्धांतों के लिए वो कुछ भी कर सकती है। हमारे देश में तमाम राजनीतिक दलों में महिला नेत्रियां हैं, लेकिन उस तरह की महिला नेता मुझे किसी दल में कोई दिखाई नहीं दी। ये मेरी व्यक्तिगत राय है। और उससे जिस तरह से उसने राजनीति की शुरुआत की, पहले भाई को बनाया और जब उसके उसूल उसने अपने गिरवी रख दिए, करप्शन के चार्ज लगने लगे, उसने शराबबंदी का वादा किया था लेकिन वहां शराबबंदी तो नहीं हुई, खराब शराब बिकने लगी, शराब सिंडिकेट को सरकार संरक्षण देने लगी, तो उसने अपने भाई को छोड़ दिया। और आज उसी भाई के सामने ताल ठोककर चुनावी मैदान में खड़ी हो गई है। उसका एकमात्र लक्ष्य है जगन मोहन रेड्डी को सत्ता से बेदखल करना और चंद्रबाबू नायडू को सत्ता में आने से रोकना। उसके 2 लक्ष्य हैं। एक तीर से 2 निशाने साधकर वो आंध्र प्रदेश की कमान संभालना चाहती है। और अब रही कडप्पा लोकसभा की सीट, कडप्पा लोकसभा से वाईएसआर राजशेखर रेड्डी लोकसभा के एमपी भी रहे हैं। ये कडप्पा सीट आज तक इस परिवार से बाहर कभी नहीं गई, लेकिन इस बीच वो लोकसभा का चुनाव भी लड़ रही है। उसकी 2 चुनौती हैं, एक राज्य विधानसभा में कांग्रेस को जीत दिलाना और कडप्पा जो उसकी पुश्तैनी सीट है उस सीट को उनसे छीन लेना। पिछले चुनाव में बम्पर बहुमत अपने भाई को दिलाने वाली वाईएसआर शर्मिला रेड्डी इस बार कांग्रेस के लिए मैदान में है। उसने अपने धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा ली हैं। उसके तर्कस में बहुत सारे तीर हैं जिनको वो छोड़ रही है। और 13 तारीख को जो मतदान होगा उसमें देखना होगा कि ऊंट किस करवट बैठता है। उसका भाई भी कम दमदार नहीं है, सिटिंग चीफ मिनिस्टर है और उसके पास संसाधनों की कमी नहीं है, उसके पास नेताओं की कमी नहीं है। और दूसरी तरफ जो प्रतिद्वंदी है चंद्रबाबू नायडू, वो भी कम मजबूत नहीं है। वो भी यहाँ पर अविभाजित आंध्र प्रदेश और विभाजित आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। तो शर्मिला यहाँ केवल अपने भाई को सत्ता से बेदखल नहीं कर रही है, करने के लिए नहीं आई है, वो चंद्रबाबू नायडू के सत्ता की राह में बाधक बनकर भी खड़ी हो गई है। अब देखना यह होगा कि आंध्र प्रदेश का ये चुनाव किस करवट बैठेगा। 4 जून के बाद, 4 जून को जब मतगणना होगी तो ये चुनाव किस तरह की इबारत लिखेगा लोकतंत्र में, किस तरह के उदाहरण सामने आएंगे और वाईएसआर शर्मिला रेड्डी का क्या योगदान रहेगा। आज के लिए बस इतना ही। आंध्र प्रदेश की इस स्टोरी को आप इसको फॉलो कीजिएगा और आंध्र प्रदेश के चुनाव में थोड़ी दिलचस्पी जरूर लीजिएगा।